Good morning, dear students. Beta, as we already exercised some examples of journal entries and accounting equations, today you'll have to complete a task for both of us. आपने करना क्या है, देखिए ये जो 4 क्वेश्चंस थे मैंने आपको दिए थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए. आई होप कि आपने ये कंप्लीट कर लिए होंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास रिप्लाई आया था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया था. अब आपने क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस की जनरल एंट्री बनानी है. ये 4 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं फॉर द जनरल एंट्रीज, इसलिए आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप ये 4 क्वेश्चंस को आप क्या करें, कंप्लीट करें. आगे के जो होमवर्क होगा मैं आपको लेटर ऑन दूंगा. ये जो 5th 6th क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो मैं आपको आज बताता हूँ किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे. उसमें भी जो इजी होगा, देखिए इसके बाद के भी क्वेश्चन है वो भी इजी हैं. अगर ट्रांजेक्शंस होते हैं जो टफ होंगे वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वाले मेरे क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, जो भी आपको लगेगा. ठीक है, बाकी मैं बताने वाला हूँ. आज हम क्वेश्चन करेंगे 8th, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन. इसमें जितने भी आपको यानी कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 8th क्वेश्चन में वैसे सॉल्व हो जाएंगे. तो आप क्या कर पाओगे, 6 7 ये जो ये हैं क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व कर पाओगे. लेकिन आपका काम केवल क्या है, 4th क्वेश्चन तक करना है. ये वाला टास्क है उसके बाद का. अगर आप कर पाएँ अच्छी बात है, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके लिए नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा. आज हम बात करेंगे केवल कौन से क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन की, और उसको हम समझेंगे. और इसके बाद एक और टफ पार्ट है ये वाला 10th क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन जो 10th क्वेश्चन है ये हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या बोलता है, देखिए शो द जनरल एंट्रीज. शो द जनरल एंट्री. देखिए हम इससे अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना सकते हैं. हम इससे क्या बना सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी इससे आराम से बना सकते हैं. लेकिन हमें अभी जनरल एंट्री करनी है. मैं अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप लोग रिवीजन स्टेज में आओगे तो मैं इसकी सब कुछ यानी कि एक ही साथ जनरल एंट्री भी, लेजर सब कुछ बताएंगे. लेकिन अभी के लिए जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं. देखो मनोज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. क्या क्या चीज़ें लगाई उसने, देखो कैश भी इन्वॉल्व किया, गुड्स भी, बिल्डिंग भी. ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेसमैन कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. तो इन सब की कोई ना कोई वैल्यू है, इसे बोलेंगे अमाउंट. यानी टोटल कितनी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 5,30,000. यानी कि 5,30,000 से मनोज जो ओनर है बिजनेस का, उसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है. तो मनोज क्योंकि ओनर है, ये ओनर का पैसा है, ये सारा का सारा कैश, गुड्स या बिल्डिंग किसकी है, मनोज की है, बिजनेस की नहीं है. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी बिजनेस के पास आ तो रही है, लेकिन क्योंकि बिजनेस की नहीं है इसलिए बिजनेस इस वैल्यू को, यानी कि जो ये 5,30,000 का सामान बिजनेस के पास आया है, इसको वो क्या कंसीडर करने वाला है, वो लाइबिलिटी कंसीडर करने वाला है. लेकिन ये लाइबिलिटी ओनर की है, इसलिए क्या बोलेगा, उसे कैपिटल बोला जाएगा. तो डायरेक्टली हमें सबसे पहले यहाँ 2 अकाउंट रिकॉग्नाइज करने होते हैं. एक रिकॉग्नाइज हो गया कैपिटल 5,30,000 का, और दूसरा जो इंट्रोड्यूस हुई हैं चीज़ें, वो कौन कौन सी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, कैश, गुड्स और बिल्डिंग. कैश, गुड्स और बिल्डिंग. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है आपकी, कैश भी एसेट हो जाएगा किसके लिए, बिजनेस के लिए. गुड्स भी एसेट और बिल्डिंग भी क्या है, एसेट्स हो जाएंगी. यानी कि एसेट्स तो क्रिएट हुई, लेकिन वो जो क्रिएशन हुआ है एसेट्स का बिजनेस के लिए एसेट जरूर क्रिएट हुई है, लेकिन ये बिजनेस की एसेट कैसे क्रिएट हुई, उधार के पैसे से. उधार का पैसा किसका था, ये ओनर का था. यानी कि बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं था. अब बिजनेस इस पैसे से आगे को कमाई करेगा. तो देखिए क्या होगा, अब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ये है एसेट्स और ये है कैपिटल. हमें पता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो लाइबिलिटी यानी कैपिटल भी बढ़ती है, ओनर की जिसे इक्विटी बोलते हैं वो भी बढ़ेगी, और एसेट्स भी बढ़ेंगी. ये भी मैं लास्ट वीडियो, उससे पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, जहाँ डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं. एसेट्स डेबिट बैलेंस कैरी करती है, अगर बढ़ेगी तो डेबिट करना पड़ेगा, घटेगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा. एसेट्स बढ़ रही हैं बिजनेस के पास तो डेबिट करेंगे. आप ये मत सोचना है कि मनोज के पास से एसेट कम हो रही हैं, हम मनोज की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे. नो डाउट कि मनोज की एसेट कम हो रही हैं, लेकिन हमें मनोज की बुक में एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री करनी है बिजनेस की बुक में. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास पहले कोई एसेट नहीं थी, अब उसके बाद 3 एसेट आ गई हैं, कैश, गुड्स और बिल्डिंग नाम से. ऑब्वियसली ये सारी एसेट बढ़ रही हैं बिजनेस के पास, इसलिए आपको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. और साथ ही साथ ये क्योंकि ये एसेट बिजनेस की नहीं थी, ये लाइबिलिटी थी, लाइबल है बिजनेस इसके लिए, तो कैपिटल को भी वो क्या करेगा, बढ़ाएगा. लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर वो बढ़ेंगी तो आपने क्या करना पड़ेगा, उनको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो आई होप
कि आपको समझ में आ गया होगा जनरल एंट्री क्या बनने वाली है। तो जो जो चीज़ें डेबिट हुई हैं उनको पहले लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे कैश अकाउंट, थोड़ा दूरी पे क्या लिखोगे, डेबिट। ठीक है, डेबिट, ध्यान रखना डेबिट के कॉलम में दो कॉलम होते हैं ना इसमें, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का, तो अमाउंट ध्यान रखना डेबिट कॉलम में ही आनी चाहिए जिनको आप डेबिट करोगे। फिर लिखोगे गुड्स अकाउंट, पहले जितने भी डेबिट होने वाले हैं सबको डेबिट करोगे, क्योंकि क्रेडिट तब लिखा जाएगा जब डेबिट खत्म हो जाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये सारे डेबिट कर दिए आपने। अब इनके आगे अमाउंट भी लिख दीजिए, कौन से कॉलम में, डेबिट कॉलम में। 2,30,000, 1,00,000 और 2,00,000, यानी कि टोटल 5,30,000 की ऐसे डेबिट कर लिए हैं आपने। अब जब क्रेडिट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, स्पेस छोड़िएगा आप। तो स्पेस छोड़ के क्या लिखोगे यहाँ, 2। देखिए मैंने स्पेस छोड़ा ना, ये वाला स्पेस देखो कितना स्पेस है। तो ये जो स्पेस छोड़ा है इसका ध्यान रखिएगा। 2 क्या फॉर्म हुई इससे, कैपिटल, ये पूंजी है ओनर की और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, कैपिटल। और कैपिटल क्योंकि क्रेडिट है तो आप क्रेडिट कॉलम में टोटल लिखेंगे 5,30,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मेरी वीडियोस को एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना इस जर्नल एंट्री के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आने चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। चलो जी, हो गया काम, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब बिजनेस के तो अपने हाथ पाँव नाक कान कुछ नहीं होते, उसके तरफ से सारे ट्रांजेक्शन कौन करेगा, बिजनेस मैन ही करेगा बिजनेस की ओर से। तो बिजनेस की ओर से एक और ट्रांजेक्शन हैपन हुआ है, यानी कि एक और ट्रांजेक्शन हुआ है विच इज़ परचेज गुड्स फॉर कैश। सामान खरीदा है और कैश गया है, तो सीधी बात है हम यहाँ दो अकाउंट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एक तो हो गया परचेजेज, ये एक्सपेंसेज है, सामान खरीदा है। देखो ध्यान रखना, जब भी गुड्स को परचेज करने की बारी आती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है, गुड्स को परचेज करोगे तो परचेजेज वर्ड यूज़ करोगे, गुड्स को सेल करोगे तो सेल वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो गुड्स के लिए इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ होता है, गुड्स यूज़ नहीं होगा। भले ही परचेज और सेल यूज़ होगा, परचेज रिटर्न आएगा तो परचेज रिटर्न यूज़ होगा, सेल रिटर्न आएगा तो सेल रिटर्न यूज़ होगा। क्या होता है ये भी बताता हूँ। आपने सामान बेच दिया, वो सेल है। सामान बेचा हुआ वापस आ गया, तो जा रहा सामान ही हर जगह कौन इन्वॉल्व है, हर जगह जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामान का ही है, तो हर जगह गुड्स नहीं लिखेंगे। सामान अगर आपने बेचा है तो वो गुड्स, वो क्या है, सेल्स है, वो भी गुड्स है, लेकिन उसको क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। अब क्या हुआ, सामान खराब निकला, तो क्या हुआ, कस्टमर ने वो सामान हमें वापस कर दिया, तो मैं उसको सेल नहीं लिखूंगा वापस, वो सेल किया हुआ वापस आया है, तो मैं उसे लिखूंगा सेल्स रिटर्न। जो मैंने सेल कर दिया था वो पैसा मेरे, वो क्या हो गया, सामान मेरे पास वापस आ गया, तो उस सामान को उसका इंडिपेंडेंट नाम दिया जाएगा सेल्स रिटर्न। उसी तरह से मैंने जब सामान खरीदा, मैं उस सामान को सामान नहीं लिखूंगा, यानी गुड्स नहीं लिखूंगा, उसको क्या लिखूंगा, परचेजेस। जब सामान खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेजेस। अब वो सामान अगर खराब निकला या डिफेक्टिव निकला तो मैं उसको वापस कर देता हूं, तो मैं उसको परचेजेस नहीं बोलूंगा अगेन, मैं उसको बोलूंगा जो परचेज किया था वो खराब निकला इसलिए रिटर्न कर दिया, तो ये क्या हो गया, परचेजेस रिटर्न हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 4 तरह के नाम हो जाते हैं गुड्स के, कौन कौन से, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सामान खरीदा है तो देखो, एक तो हो गया परचेजेज, ये गुड्स को ही बोलते हैं परचेजेज, और दूसरा हो गया क्या, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। सामान फ्री में तो नहीं आ रहा, या तो उधार आएगा या कैश में आएगा, तो यहाँ कैश इन्वॉल्व हो गया। कैश एक एसेट है, आपको भी पता है, परचेजेज एक एक्सपेंस है। परचेज एक क्या है, एक्सपेंस है। रूल फिर से आते हैं हम रूल पे, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, सामान खरीदोगे तो खर्चा बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ये भी बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है क्या, सामान खरीदोगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा पे करने से बढ़ेगा थोड़ी ना, कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो देखते हैं क्या है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है बेटा, बढ़ेंगे तो डेबिट ही करना पड़ेगा, जबकि कैश एक एसेट है और एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन कैश बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर जो दिन का डेबिट बैलेंस होता है वो घटेंगे तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कैश बढ़ता तो डेबिट करते, लेकिन क्योंकि घट रहा है इसलिए यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिचुएशन साफ हो गई है, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे डेबिट वाले को। तो जनरल एंट्री किस तरह से बनाओगे, जनरल एंट्री बनेगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट, और डेबिट कॉलम में लिख देंगे 50,000 रुपये, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट। नरेशन देंगे, नरेशन भी ध्यान रखना, बीइंग गुड्स, क्या लिखेंगे, परचेज्ड, हमने गुड्स खरीद लिया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जनरल एंट्री परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट जनरल एंट्री पे आते हैं, नेक्स्ट जनरल एंट्री पे आते हैं बेटा, ठीक है, सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं।
ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹30,000। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जर्नल एंट्री में कॉस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता जब सामान बेचा जाता है। जब सामान बेचा जाता है तो कॉस्टिंग का मतलब नहीं होता। मेरी बात ध्यान रखना, एक दो वर्ड मैंने इसमें जरूर बोले हैं, कौन कौन से। जब सामान बेचा जाता है, जब सामान क्या होता है, बेचा जाता है, तो कॉस्टिंग का कोई रोल नहीं है। ध्यान रखना, ये वाली पॉइंट पे ध्यान रखना। जब सोल्ड किया जाता है, जब डिस्ट्रॉय होता है या क्या होता है वो बात अलग है, उस पर भी मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा, आगे वीडियो में आएगा जरूर क्वेश्चन, वो बात अलग है। तो फिलहाल हमें कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं, सीधी सीधी बात है कि हमने सामान बेचा है 35,000 रुपये का, सामान बेचेंगे, ऊपर खरीदा था नीचे बेचा है, तो हमें पता है कि सामान हमारे पास से गया और क्या हुआ, कैश आया। तो कैश एक तो इन्वॉल्व है और दूसरा गुड्स, और गुड्स को यहाँ क्या बोलोगे, परचेजेज बोलोगे क्या, अभी अभी बताया था क्या बोलेंगे, सोल्ड किया है तो बोलेंगे सेल्स। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ परचेजेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि सेल्स तो खुद ही रेवेन्यू है। सेल्स क्या है, खुद ही रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं जी। कैश एक एसेट है, इसका कौन सा बैलेंस होता है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है। अब देख लो, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि क्या हो गया, सेल्स एक रेवेन्यू है, सेल से क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम भी बढ़ रही है आपकी, सेल भी तो बढ़ रही है ना आपकी, तो सेल बढ़ेगी तो ये भी प्लस हो गया। देखो, डेबिट भी बढ़ रहा है और क्रेडिट भी बढ़ रहा है। कैश डेबिट बैलेंस कैरी करता है, ये भी बढ़ रहा है। सेल्स क्रेडिट बैलेंस कैरी करती है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ बढ़ेंगे तो इनको सिमिलर रखेंगे। सिमिलर मतलब कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट ही रखना पड़ेगा क्योंकि बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जबकि सेल्स क्रेडिट बैलेंस कैरी करता है और ये भी बढ़ा तो उसको क्रेडिट ही रखेंगे, ठीक है। और हमेशा ये भी ध्यान रखना कि सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है। तो सबसे पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, फिर क्रेडिट वाले को लिखते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बताओ जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन क्या दे दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब देखो, ये परचेज गुड्स कैश में था, यहाँ राहुल से, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे आपको बता दिए। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, सेम ही है। यहाँ इन दोनों में कैश इन्वॉल्व था, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि पर्सन का नाम इन्वॉल्व हो गया है। तो आपको पता है कि कैश की जगह इन दोनों का नाम इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ कैश आना था वहाँ आ जाएगा। कॉस्टिंग से अभी भी कोई मतलब नहीं होगा। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे को आ जाइए, देखिए, जब भी फुल सेटलमेंट आता है तो समझ जाओगे डिस्काउंट होगा, तो समझ जाओगे डिस्काउंट होगा। तो देखते हैं कौन है ये राहुल। देखो, राहुल से हमने सामान खरीदा था जी, कितने का, 55 का। ऑब्वियसली जब सामान खरीदा था तो राहुल को पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें साफ साफ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि राहुल से खरीदा है, कैश इन्वॉल्व नहीं था कहीं पे भी इस ट्रांजैक्शन में, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। अब क्रेडिट यानी उधार का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो हमने एफ ट्रांजैक्शन में इस उधार का पेमेंट किया 53,000 से। फुल सेटल कर दिया राहुल को। राहुल को देने थे 55,000, दिए हमने केवल 53,000, तो 2,000 क्या और देने हैं क्या, नहीं। फुल सेटलमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। फुल सेटलमेंट जहां भी होगा तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्काउंट कहलाएगा। मतलब जो 2,000 आपके बच गए ना इसमें, वो डिस्काउंट है। तो देखते हैं हम कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला तो हो गया राहुल, एक क्रेडिटर था, ये ध्यान रखना, क्रेडिटर यानी जिसको हमने पेमेंट करना था। आपने इस जर्नल एंट्री में से क्रेडिट किया होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी थी। अच्छा, आपने इसको क्या दिया जी, आपने इसको कैश दिया, पेमेंट किया आपने, या तो चेक दोगे या कैश दोगे। कैश एक एसेट है, आपको पता है, कम हो रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इसे भी क्या करोगे, कम हो रही है ना, तो कैश क्या हो रही है, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ। राहुल एक लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, कैश इन्वॉल्व है इसमें, कैश का डेबिट बैलेंस होता है। मैं पहले बैलेंसेस की बात कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ है, यहाँ आपको हमारा पैसा बच रहा है, राहुल को देने थे 55,000, दे रहे हैं हम 53,000, तो 2,000 रुपये बच रहे हैं। तो कोई भी ये बता देगा कि हमारी इनकम है, फ़ायदा ही है आपको। तो इनकम आपको पता है, इनकम के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब आप देख लो ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। राहुल को पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ कैश भी तो कम होगा, पैसा जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि आपका इनकम बढ़ रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिली है, 2,000 रुपये आपको मिले हैं फ़ायदे के, तो आपका इनकम बढ़ रही है। बात क्लियर हो गई। तो जो बैलेंस क्रेडिट रखता है वो कम हो रहा है, तो क्रेडिट की जगह अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर डेबिट। क्रेडिट बैलेंस वाले राहुल एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस था, अब वो कम हो रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, क्योंकि वो एसेट है, वो भी कम हो रही है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट की जगह क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो इनकम है,
डिस्काउंट का दोनों बैलेंस हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये इनकम है, रेवेन्यू है तो ये आपका आपकी इनकम है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस कैरी करेगी। क्रेडिट बैलेंस आपका कम हो रहा है बढ़ रहा है, देख लो ये हो रहा है बढ़ रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो बढ़ेगी तो सिमिलर रखेंगे तो ये क्रेडिट करेंगे। एक डेबिट हुआ और दो क्रेडिट हुए तो सबसे पहले हम डेबिट वाले को ही लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसकी एंट्री मैं बताता हूँ। जब भी फुल सेटलमेंट होगा तो फुल वैल्यू से राहुल को डेबिट किया जाएगा। देखो देखो कैसे होगा। राहुल एक लाइबिलिटी थी जिसका क्रेडिट बैलेंस था, अब डेबिट करके हमने इसको खत्म कर दिया। पूरा डेबिट साइड में आप लिखोगे 55,000 देने थे ना हमने, 55,000 से हमने इसको डेबिट कर देना है, फुल सेटल करना है, पूरा का पूरा सेटल करना है इसका अकाउंट। टू कैश, अब देखो कैश को क्रेडिट होना था तो क्रेडिट कॉलम में आप कितना लिखोगे, 55,000 क्या? नहीं जी, हमने राहुल को देना तो 55 था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैश हमने केवल 53 दिया। कैश केवल कितना दिया? 53 दिया। तो 2,000 कहाँ गया आप बताओगे ना, तो आप बताओगे 2,000 तो हमारी इनकम फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपये। क्लियर है? तो ये 53 प्लस 2 कितना हो गया? 53,000 प्लस 2,000 अगेन हो गया ना 55,000। तो डेबिट और क्रेडिट देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप नरेशन क्या दोगे? नरेशन दोगे बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखने हैं। नरेशन के साथ आपने ट्रांजेक्शन को करना होगा। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं आए तो एक बार दोबारा से मेरी ये वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। आगे आ गया सैलरी पेड टू हिम। अब ये हिम कौन है? बाय हिम, सॉरी, ये है ओनर। ओनर ही देगा क्योंकि बिजनेस के तो अपने हाथ पाँव नाक कान कुछ नहीं होता, तो उसकी तरफ से वही सर्व करेगा। सैलरी पेड की बात करो सीधे। अब ये सैलरी क्या चीज़ है? सैलरी हो गया कोई भी चीज़ है, सैलरी पे कर रहे हो। देखो दो चीज़ें होती हैं, कोई भी एक्सपेंस या इनकम हर एक के लिए सिमिलर नहीं रहती। जैसे मैं बात करूँ, सैलरी मुझे मिलती भी है और मैं देता भी हूँ सैलरी। कैसे? देखिए क्या होता है कि मैं जब मुझे सैलरी मिलती है मंथली तो वो मेरी इनकम ट्रीट होती है, वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। लेकिन जब मैं काम वाले को वही सैलरी में से अपना पेमेंट करता हूँ तो उसको भी तो मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो उस केस में वो सैलरी मिलेगी क्या है? एक्सपेंस है। तो डिपेंड करता है कि सैलरी मिलेगी तो इनकम है, पे करोगे तो क्या है? एक्सपेंस है। उसी तरह से किराया मिलेगा तो इनकम है, किराया दोगे तो एक्सपेंस है। तो ध्यान रखना कि आपको वो पे करना पड़ रहा है या मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि इनकम या एक्सपेंस होने के लिए। तो सैलरी पेड करोगे तो सिंपल बात है, ये सैलरी क्या है? आपके लिए एक्सपेंस है क्योंकि आप पे कर रहे हो, एक खर्चा हो गया सैलरी। और सैलरी कैसे दी जाती है? या तो कैश में या चेक में, या तो कैश में या चेक में। तो फिलहाल यहाँ पेड किया, कैश से ही पे किया होगा तो कैश हो गया। पे करेंगे, सैलरी कैसे पे की जाती है? सैलरी कोई दिखती थोड़ी ना चीज़, सैलरी इन अ फॉर्म ऑफ कैश ही पे किया जाएगा। ठीक है? तो सैलरी क्योंकि एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस बढ़ेंगे तो डेबिट ही करना पड़ेगा। जबकि कैश एक एसेट है, इसके भी डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन ये कम हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है पे करने पर, पे करने में पैसा जा रहा है तो आप डेबिट नहीं कर सकते अब, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है, कम हो रहा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री सिंपल हो गई। कोई भी एक्सपेंस की एंट्री सिंपल ही होती है, चाहे वो सैलरी हो चाहे कोई एक्सपेंस हो, तो एक्सपेंस वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं। और टू कैश अगर आपने कैश में दिया है तो। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंस अगर पे नहीं किए तो फिर क्या होगा? आप दोगे नहीं। जैसे मान लिया जाए आपका लॉकडाउन चला, मकान मालिक ने कहा चलो भाई इनकम नहीं हो रही है तो आप मुझे किराया अब बाद में देना 3-4 महीने बाद। तो आपका क्या वो किराया छोड़ दिया उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने कहा कि किराया बाद में दे देना, अभी आपकी इनकम नहीं है तो मत दो। कहीं कहीं पर को छोड़ दिया होगा, लेकिन कई सारे मकान मालिक ने ऐसा नहीं किया। तो उस केस में आप क्या ट्रीट करोगे? देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, एक्रूअल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट में यही साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सपेंस जिस मंथ के या जिस तिथि के यानी कि जिस ईयर के होते हैं उसी में उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, भले ही पे किए हों चाहे नहीं किए हों। तो मान लिया जाए अगर अप्रैल वाले महीने में किराया था, मैं किसी भी एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, केवल किराया एक एक्सपेंस है तो इसलिए मैं उस एक्सपेंस को ले रहा हूँ केवल, ठीक है, किराया नाम से। तो किराया मान लिया जाए अप्रैल महीने का है, अब वो अप्रैल महीने का किराया देगा वो अक्टूबर में देगा, तो क्या मैं अक्टूबर में रिकॉर्ड करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, जिस महीने का होगा उसी महीने हमने रिकॉर्ड करना है, भले कभी भी पे हो कभी भी रिसीव हो, तो मुझे वहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अप्रैल में ही रिकॉर्ड करूंगा। मैं क्या दिखाऊंगा? अपने खर्चे, क्योंकि मैंने तो पे किया नहीं, मैं तो किराएदार हूँ ना, मैंने वो एक्सपेंस पे किया ही नहीं, तो क्या मैं उसको एक्सपेंस मानूँ ही नहीं? बिल्कुल मानूंगा। मैं क्या दिखाऊंगा?
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट तो मैं करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ कैश में पेमेंट नहीं किया। जब मैं कैश में देता था किराया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखता था, क्योंकि मेरे पास से रेंट यानी खर्चा बढ़ रहा था इसलिए वो डेबिट हो रहा था। और क्योंकि क्या हो रहा था, दुकानदार के लिए कैश कम हो रहा था तो कैश, क्योंकि मैंने ये माना है कि मैं एक दुकानदार हूँ और मकान मालिक मुझसे किराया मांगने आया था, लेकिन मैंने कहा कि सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद हैं, तो मैं अक्टूबर तक दे दूंगा आपको। तो क्या मैं रिकॉर्ड करते समय भी अक्टूबर में ही एंट्री करूंगा क्या? नहीं। तो मैं जब तक किराया देता था तो तब तक एंट्री क्या करता था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैं किराया नहीं दे रहा हूं तो क्या मैं फ्री में रह रहा हूं क्या? नहीं, मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है। ध्यान रखना, मेरी क्या बढ़ी है? ऑब्लिगेशन बढ़ी है। एक्सपेंस तो मेरा बढ़ ही रहा है, ये बढ़ते बढ़ते अक्टूबर तक तो कितने महीने का किराया हो जाएगा ना, तो एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही, एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन मेरा कैश कम नहीं हुआ। कैश कम नहीं हुआ तो क्या बढ़ रहा है फिर? मेरा सिर दर्द बढ़ रहा है, ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है, मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। ध्यान रखना, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ऑब्लिगेशन जब भी बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा उस ऑब्लिगेशन को। तो ये जो भी ऑब्लिगेशन है उसको हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन इस ऑब्लिगेशन को किस नाम से जानते हैं? समस्या ये है, इस ऑब्लिगेशन को जानते हैं आउटस्टैंडिंग नाम से। ध्यान रखना, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है? जब भी हम किसी एक्सपेंस का, ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग केवल एक्सपेंस के लिए यूज होता है, एक्सपेंस का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि हम बाद में दे देंगे। तो ये जो फ्यूचर में पेमेंट करने का कमिटमेंट है किसी एक्सपेंस का, वही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये भी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्योंकि बढ़ती है तो उसको हमने क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। अगली एंट्री में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं नहीं बताने वाला हूँ, दिमाग लगा लेना। रेंट जैसे हमने यहाँ पे को पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट था, यहाँ हमें रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में। अब ये वरुण कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वरुण कॉस्टिंग को हटा देना, वरुण से 60,000 रुपये लेने थे बेटा, मिल रहे हैं केवल 59,000 फुल सेटलमेंट में। देने थे 60,000 रुपये, मिल रहे हैं केवल 59। तो हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट है, लेकिन वो हमारा डिस्काउंट अब लॉस है। 1,000 रुपये हमने छोड़ दिए हैं। 60,000 मिलते 59 ही मिल रहे हैं, तो 1,000 हमने छोड़ दिए हैं। ये आप पे मैंने छोड़ रखा है ये वाला। ये एंड पॉइंट दिमाग लगाओ और बनाने की कोशिश करना, इसी के बेसिस पे है। सिमिलर एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इन्वर्स एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर को हमने कैश पे किया था, यहाँ कैश रिसीव हो रहा है। तो अपने रूल्स को लगा लेना। तीनों अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? वरुण, डिस्काउंट और कैश, तीनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। यहाँ डिस्काउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना आप पे है। वरुण को डेबिट करना है, क्रेडिट करना ये भी आप पे है। और कैश को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे आपने सोचना है। थोड़ा आप लोग भी काम करें। अब मैं रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने आउटस्टैंडिंग के लिए एक बड़ा सा लेक्चर दे दिया है। ठीक है, आगे आता है प्रीपेड क्या चीज़ होती है। अभी देखो हमने एडवांस की आउटस्टैंडिंग की तो बात कर लीजिए, अब हम प्रीपेड की बात कर लेते हैं। प्रीपेड क्या होता है? देखिए, एक्स एक आदमी था, ठीक है, इसने क्या करा, एक मकान ढूंढ रहा था। ये मकान ढूंढ रहा था तो इसको एक मकान पसंद आ गया और उसने एक वहाँ को पेशगी दे दी 1,000 रुपये। कितने रुपए एडवांस दे दिए? 1,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इसको एक और मकान पसंद आ गया और ये फाइनल कर दिया कि मैंने इसी में रहना है। अब एक्स जाता है इस वाले मकान मालिक पे, कहता है कि मेरा 1,000 रुपये दे दो जी। जा सकता है ना? क्यों जा रहा भाई वो? 1,000 रुपये छोड़ क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये एक्स का अधिकार है। जो सर्विस इसने नहीं ली है अभी तक, तो इसने मकान में रहा ही नहीं ना, ये तो केवल एडवांस दे के आया था कि अगर मैंने यहाँ रहूँगा तो मुझे ये पेमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन वो तो रह ही नहीं रहा, वो तो दूसरे मकान में रहने लग गया। तो ये क्या है? ध्यान रखना, अधिकार है, इसीलिए वो जा रहा है उसके पास। तो जहां पर कोई भी अधिकार बनेगा वो क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान रखना। एक्स 1,000 रुपये लेने जा रहा है, क्यों लेने जा रहा है भैया? वो तो डूब जाने चाहिए ना वैसे तो पैसे, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने उस सर्विस का यूज़ ही नहीं किया, उसने उसके मकान का यूज़ ही नहीं किया। और यूज़ किए बिना पैसा फ्री में थोड़ी ना देगा, तो वो क्या कहेगा, मुझे पैसा वापस कर दो। अधिकार से जाएगा, भले वो करे ना करे, लेकिन वो अधिकार से जरूर जाएगा कि मेरा पैसा वापस कर दो। वो बात की बात है कि वो करेगा नहीं करेगा। तो जहां भी अधिकार बनते हैं वो एसेट्स होती है। तो प्रीपेड, पहले ही पेमेंट कर देना। आपने कोई सर्विस ली नहीं, पहले ही पेमेंट कर दिया। आपने किसी मजदूर को 1,000 रुपये दे दिए, वो काम पे नहीं आता है, तो आप उसको धमकाओगे, भाई काम पे क्यों नहीं आ रहा? पैसे तो ले गया तू फटाफट से, अब काम पे क्यों नहीं आ रहा? तो अधिकार जमा रहे हो ना आप उस पर, आप उस पर अधिकार जमा रहे हो। तो किस अधिकार से आप उसको डांट रहे हो? किस अधिकार से आप उसको बुला रहे हो अपने यहाँ काम करने के लिए? क्योंकि आपने उसको पेमेंट किया है।
आपने उसको पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अधिकार बन गया। तो जहां आपका अधिकार बन गया वो आपकी क्या है, एसेट हो जाती है, और एसेट हो जाती है। क्लियर होगी बात, ये तो आपको समझ में आ गया। तो प्रीपेड या एडवांस क्या होते हैं, क्या होते हैं, एसेट होती हैं। ध्यान रखना, प्रीपेड या फिर क्या होते हैं, एडवांस पेमेंट क्या होते हैं, आपकी एसेट होती है, क्योंकि आपका अधिकार वहां बन रहा है, उसको आप रिकवर कर सकते हो। तो दो चीजें होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हो गया एक तो इंश्योरेंस जी, ठीक है, एक तो क्या हो गया इंश्योरेंस, और एक हो गया एक हो गया प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया, तो कुछ पे करा होगा तो कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, पे किया होगा, प्रीपेड कह रहा है ना। एक तो हो गया इंश्योरेंस और एक हो गया कैश। लेकिन ये इंश्योरेंस तो अभी का है ही नहीं, ये तो आपने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस आया नहीं है। जैसे मान लिया जाए मेरा इंश्योरेंस मैंने करा रखा है, किसका, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है मैंने 31 दिसंबर 2020 तक, तो ज़रूरत तो नहीं है मुझे अभी कराने की 2020, क्योंकि अभी तो 2020 आया ही नहीं है 31 दिसंबर। लेकिन क्योंकि ऑफर चल रहा था मार्केट में कि भैया अगर आप अभी कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैंने क्या करा 2022-23 तक भी करा दिया। आपने देखा होगा आजकल तो व्हीकल के 5-5 साल के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि 2 साल का और करा दिया। अब 2 साल कौन से हुए, 2021 और 2022। अब आप मुझे बताओ, जो पेमेंट मैंने अभी किया है, जो पेमेंट मैंने इस मंथ यानी सितंबर मंथ में किया है, क्या वो पेमेंट सितंबर मंथ 2020 का माना जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, वो क्या है, एडवांस पेमेंट है, वो है प्रीपेड, ठीक है। तो प्रीपेड की रिकवरी संभव होती है, लेकिन कुछ केसेस में, इन और केसेस में नहीं, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, आपका एसेट ट्रीट किया जाएगा। उसको किस साल हम एडजस्ट करेंगे, 2021 में और 2022 में। तो कभी भी ध्यान रखना, प्रीपेड और एडवांस एसेट होते हैं, और क्योंकि ये बढ़ रहे हैं तो इनको आपने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट, और प्रीपेड किया है तो कुछ तो गया होगा, आपके अकाउंट से पैसा कम हो गया होगा या फिर आपका कैश कम हो गया होगा। तो दोनों ही आपकी एसेट हैं, और एसेट अगर कम होती हैं तो आप क्या करते हो, उनको क्रेडिट करते हो। एक को डेबिट करोगे और एक को क्या करोगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन गई, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। कोई भी, मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड हुआ है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में दिया है। अगर आपने चेक से दिया है तो बैंक, या ऑनलाइन दिया तो बैंक ही आएगा क्रेडिट में, ठीक है। प्रीपेड कमीशन रिसीव्ड बाय हिम नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे, ये इनकम है एक प्रकार से। अमाउंट विड्रॉन बाय, ये भी हो चुका है, ठीक है। डेप्रीशिएशन क्या होता है, मैं इसको बता देता हूँ, डेप्रीशिएशन बेटा, ठीक है। डेप्रीशिएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डेप्रीशिएशन क्या होता है, देखिए डेप्रीशिएशन वैसे तो दिखता है नहीं, डिप्लेशन ऑफ एसेट बोलते हैं। अब होता क्या है, सिंपल बात ये है कि कोई चीज़ मैं खरीदता हूँ, मान लिया जाए कि मैंने क्या करा, कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, कोई फर्नीचर खरीद लिया या मोबाइल खरीद लिया, उसको मैं यूज़ करता हूँ 1 साल। मान लीजिए एक मोबाइल खरीदा था मैंने 50,000 का, 1 साल यूज़ करने के बाद मैं उसको बेच देता हूँ, तो 50 मिलेंगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, 50 तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इससे कम मिलेंगे। तो मोबाइल तो मेरा वही है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो आपको सर यूज़ करा आपने, घिस गया, तो ये यूज़ और घिसना ही क्या है, डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स ड्यू टू द यूजेस एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन और यूजेस के कारण जो एक अनुमानित लागत कम हो जाती है किसी एसेट की, उसे बोला जाता है डेप्रीशिएशन। किसी भी एसेट में ध्यान रखना, केवल फिक्स एसेट में ही डेप्रीशिएशन लगता है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़कर किसी भी एसेट में, किसी भी फिक्स एसेट में क्या लगता है, डेप्रीशिएशन लगता है। हर एक एसेट क्या होती है, अपनी वैल्यू को खोती रहती है, अपनी वैल्यू को कम होती रहती है, क्योंकि नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू में एसेट की में क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि हम उसको यूज़ कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप बोलोगे वैल्यू कम हो जाएगी तो सर नुकसान है, बिल्कुल ये नुकसान ही है। तो डेप्रीशिएशन क्या होता है, एक नुकसान होता है। डेप्रीशिएशन क्या है, नुकसान। नुकसान, लॉस इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, और नुकसान बढ़ रहा है आपका तो आप प्लस, यानी कि नुकसान बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, इसे डेबिट ही करोगे। डेप्रीशिएशन जो होता है हर साल चार्ज होता है एक अनुमानित लागत पर। ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा क्लियर, डेप्रीशिएशन का पूरा चैप्टर है। डेप्रीशिएशन एज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लॉस इन एंड टू रिलेटेड टू अ फिक्स एसेट्स। किसी एक फिक्स एसेट पर एक अनुमानित, अनुमान होता है, ध्यान रखना ये भी, इसीलिए इसकी एक ड्रॉबैक भी अकाउंटिंग का, ठीक है, एस्टिमेशन पे आधारित रहता है। तो डेप्रीशिएशन एक अनुमान है कि इतनी लागत का हमें लगभग नुकसान हो गया होगा। तो डेप्रीशिएशन कहते हैं
सिंपल बात है। अब देखो बेटा, 50,000 का मैंने मोबाइल खरीदा, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना अगले साल की 50,000 दे दो, तो मैं एक अनुमान के मुताबिक मैं कहूँगा कि चलो भाई इसके 30,000 रुपये दे देना या 35,000 रुपये दे देना। मैं अपनी वैल्यू को कम कर रहा हूँ ना, अपनी एसेट की वैल्यू को क्यों कम कर रहा हूँ? तो एक अनुमान के आधार पर मैंने उस वैल्यू को कम कर लिया। मैंने ये सोचा कि मैंने 1 साल क्योंकि इसको यूज़ कर लिया है, तो एक अनुमानित इसकी वैल्यू कम हो गई होगी, इसलिए उस वैल्यू को कम करता हूँ। तो यहाँ पे भी हर एक अकाउंटिंग में ये रूल चलता है। तो डेप्रिसिएशन एक अनुमान होता है, उस अनुमान के आधार पर हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट कम हो रही है, ध्यान रखना। कौन सी एसेट है यहाँ? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो आप क्या करोगे? एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, फिर से सुन लो, कम होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के भी डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन वो बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो इधर से एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन यानी डेप्रिसिएशन का एक जनरल एंट्री सिंपल बन के आती है। चाहे डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे लगे, उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपका लॉस एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। 2 क्रेडिट एसेट होती है। एसेट क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एसेट को तो डेबिट होना चाहिए ना, लेकिन डेबिट तो तब होती जब वो बढ़ती, या तो कम हो रही है, तो इसलिए क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी यहाँ बिल्डिंग। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, सिंपल पहले वाले ट्रांजेक्शन की तरह। जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करने की एंट्री क्या करते हैं? कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेजेज गुड्स फ्रॉम राखी, ये नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करेंगे। इन्होंने देखो अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना रखी है। तो मेरा आज मैंने जनरल एंट्री आपको बताई है, आपका काम क्या है कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी रेडी रखो। ठीक है, तो अब जब अकाउंटिंग इक्वेशन करने जाओगे तो ये कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है ये काम आने वाला है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में काम आएगा। ये प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए मेरे ख्याल से आपको दोनों में ही प्रॉफिट ही हुआ। यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कैपिटल में प्लस होगा, यहाँ 8,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कैपिटल में प्लस होगा। लेकिन ये केवल अकाउंटिंग इक्वेशन में ही यूज़ होगा, जनरल एंट्री में नहीं। कॉस्टिंग का रूल नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बिल्कुल एक नई चीज़ें, देखो टफ जो ट्रांजैक्शन है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो इसके साथ बताने वाला हूँ। वो लास्ट वीडियो होगा जनरल एंट्री का। और ये जो क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन, इसके लिए जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको कन्वे कर दो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें बने रहना। जो नेक्स्ट मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मेरा ये वीडियो जरूर आएगा, और आप इस पर बिल्कुल फोकस करके करना। ये बहुत टफ इक्वेशंस होने वाली हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कई सारी इक्वेशन और बताऊंगा जनरल एंट्री से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बेटा मुझे रिपोर्ट करिए। थैंक यू।